प्यारे विद्यार्थियों, बीए भाग प्रथम का जो सेकंड पेपर है इतिहास में, आधुनिक विश्व के इतिहास की रूपरेखा या उसको हम आधुनिक विश्व का इतिहास भी कहते हैं, उसका टॉपिक चल रहा है हमारे पुनर्जागरण। इससे पहले 5 व्याख्यान हो चुके हैं और यह उसी श्रृंखला में 6ठा व्याख्यान है। इससे पहले व्याख्यान में हमने मानववाद किया था। मानववाद का जनक पेट्रार्क, ये मैंने आपको पिछले व्याख्यान में बताया था। इटली का रहने वाला पेट्रार्क, जिसको मानववाद का प्रणेता या जनक माना जाता है। और मानववाद जो कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया विगत व्याख्यान में कि उसमें मानव और इस लोक को सुखी बनाने के प्रयास प्रारंभ हुए। उससे पहले जो यूरोप में चल रहा था, परलोक की चिंता थी। मृत्यु के बाद व्यक्ति का क्या होगा, कैसे उसको स्वर्ग मिल पाएगा, क्या प्रयत्न करने चाहिए स्वर्ग प्राप्त करने के, सारी विचारधारा इस पर केंद्रित थी। लेकिन पुनर्जागरण काल के दौरान मानववाद की विचारधारा आने के बाद मानव का जीवन किस प्रकार से सुखी बनाया जाए, यह लोग कैसे खुशहाल हो, इस बात की जो है एक चिंतन उस समय प्रारंभ हुआ था। आज हम कर रहे हैं साहित्य में पुनर्जागरण। पुनर्जागरण की परिभाषाएं जब हमने की थी, उनका जब अर्थ किया था पुनर्जागरण का, तो पुनर्जागरण मनुष्य के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, समाज और राज्य के प्रत्येक सेक्टर में क्रांतिकारी परिवर्तन था। तो साहित्य तो सबसे मुखर विषय है समाज का। तो साहित्य में पुनर्जागरण में रचे गए साहित्य में, यद्यपि क्लासिकी साहित्य अर्थात प्राचीन यूनान और रोम के साहित्य की आंतरिक भावना का पुनरुत्थान दृष्टिगोचर होता है, परंतु बहुत सी ऐसी नवीन विशेषताएं इस काल के साहित्य में दिखाई देती हैं, जो अपने आप में अपूर्व हैं, अभूतपूर्व हैं। अभूतपूर्व होने के बाद के अतिरिक्त नवयुग की संदेशवाहक हैं। पुनर्जागरण युग की पुनर्जागरण युग के साहित्य की यदि हम विशेषताओं की बात करें, तो 3 विशेषताएं: मानववादी चेतना यानी मानवीयता, राष्ट्रीय भाषाओं का उत्कर्ष और भाषा विज्ञान का विकास। मानववादी चेतना की यदि हम पहले बात कर लें, इस काल के साहित्यकारों की मुख्य चिंता धार्मिक विषयों का प्रतिपादन नहीं था। धार्मिक विषयों का प्रतिपादन नहीं है विद्यार्थियों, आप गौर करें इस बात को। जो इससे पहला व्याख्यान था, जो मानववाद पर जो केंद्रित था, उसमें भी यही बात थी कि चिंतन जो है वो भौतिक सुख किस प्रकार से प्राप्त हो, लौकिक सुख किस प्रकार से प्राप्त हो,
वो चिंतन मानववाद के दौरान। और अब चिंता है धार्मिक विषय यानी स्वर्ग की चिंता अब नहीं है, अब तो परलोक की बजाय इस लोक की चिंता है। इस काल की रचनाओं में मानववादी चेतना का स्वर प्रखर दिखाई देता है, अर्थात साहित्य में मानव जीवन की दैनिक, वास्तविक एवं प्रत्यक्ष अनुभूतियां हैं, उन अनुभूतियों का, समस्याओं का, आकांक्षाओं का चित्रण प्रमुख है। पुनर्जागरण युग का साहित्य धर्म की कठोर एवं रहस्यवादी मध्यकालीन परंपराओं के व्रत से यानी कि घेरे से, यानी कि उस चक्र से बाहर निकलकर मानव जीवन के वास्तविक सौंदर्य एवं पीड़ाओं की ओर उन्मुख हुआ। दूसरी विशेषता की यदि हम बात करें, देशज भाषाओं का उत्कर्ष यानी कि राष्ट्रीय भाषाओं का उत्कर्ष। पुनर्जागरण युग का कुछ साहित्य प्राचीन जो क्लासिकल भाषाएं थीं, लैटिन और यूनानी में लिखा गया था, लेकिन साहित्य का एक बहुत बड़ा अंश राष्ट्रीय भाषाओं जैसे इटालियन, इतालवी इटली की जो भाषा है, फ्रेंच जो फ्रांस की भाषा है, अंग्रेजी जो इंग्लैंड की भाषा है, जर्मनी की जो भाषा है, स्पेनी, पुर्तगाली, डच, नॉर्वेनियन, स्वीडिश आदि राष्ट्रीय भाषाओं में लिखा गया। यह विद्यार्थियों, यह पुनर्जागरण की देन है कि इस युग में इन जो देशज भाषाएं हैं, राष्ट्रीय भाषाएं हैं एवं बोलचाल की भाषाओं में विपुल साहित्य का सृजन हुआ, जो कुछ समय बाद, उस समय जो इन भाषाओं में जो सृजन हुआ, कुछ समय बाद ये भाषाएं राष्ट्रीय भाषाओं का दर्जा प्राप्त कर गईं और राष्ट्रीय संस्थाओं के विकास का आधार बिंदु बन गई। तीसरा, भाषा विज्ञान का अध्ययन और विकास। पुनर्जागरण के साहित्य की एक अन्य विशेषता भाषाओं की रचना एवं विकास के वैज्ञानिक आधारों का अध्ययन। भाषा की रचना और कैसे उसका विकास हुआ और क्या उसके वैज्ञानिक आधार, इस बात की, ग्रामर, इस बात की। इस काल में क्लासिकी भाषाओं यूनानी और लैटिन के भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण में रुचि के साथ साथ नई विकसित हो रही यूरोप की राष्ट्रीय भाषाओं को भी सुदृढ़ वैज्ञानिक आधारों पर स्थापित करने का प्रयास किया गया। 16वीं शताब्दी में फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन इन भाषाओं के वैज्ञानिक शब्दकोश तैयार किए गए, डिक्शनरी इनकी जो है वो तैयार हुई, ग्रामर इनका जो है वो बनाया गया। तो ये सब विद्यार्थियों पुनर्जागरण की देन। अब बात यह है कि हम अलग अलग देश में किस प्रकार से साहित्य का जो विशेषताएं जो थीं वो करेंगे। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं इटली में पुनर्जागरण काल का साहित्य। इटली में पुनर्जागरण काल का साहित्य। इटली में जो प्रमुख साहित्यकार हुए हैं उनका हम सिलसिलेवार जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले दांते इटली के, जिनका समय 1265 से 1321। दांते की जो प्रसिद्ध रचना है वो डिवाइन कॉमेडी ना, एक महाकाव्य है। इस कृति को दांते ने क्लासिक भाषा
या शिक्षित वर्ग की भाषा लैटिन में नहीं लिखा, बल्कि इसे जन सामान्य की भाषा इटालियन में लिखा। इटालियन भाषा में लिखी गई यह महत्वपूर्ण कृति थी, इसलिए दांते को इतालवी काव्य का पिता कहा जाता है। डिवाइन कॉमेडी में जो दांते ने जो लिखा, मृत्यु के बाद जीवात्मा की स्थिति का वर्णन किया और उस जीवात्मा को जब नरक, पाप विमोचन स्थल एवं स्वर्ग की यातना करनी पड़ती है, ये चित्रण किया अपनी कल्पना के आधार पर इतालवी काव्य के पिता दांते ने। सही तौर पर इस महाकाव्य की विषय वस्तु धार्मिक एवं मध्यकालीन है, लेकिन मनोभावों की दृष्टि से इसमें मानवीय चेतना यानी कि आधुनिक युग की विशेषता के अनेक तत्व हैं, जैसे अपने सुख दुख के लिए मानव का स्वयं उत्तरदायी होना, प्रेम की महत्ता, ये इस प्रकार की जो है चीजें उन्होंने अपनी इस कृति में ली। यद्यपि दांते के विचार मध्यकालीन थे, लेकिन आगामी शताब्दियों में आने वाले मानववादियों के लिए दांते ने एक शक्तिशाली प्रभाव स्रोत का कार्य किया। कुछ विद्वान पुनर्जागरण का प्रारंभ दांते से नहीं बल्कि पेट्रार्क से मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार दांते की रचना में धार्मिक तत्व प्रमुख है। लेकिन अनेक अन्य विद्वानों की मान्यता है कि पुनर्जागरण का आरंभ दांते से ही मानना चाहिए, क्योंकि उसकी रचना डिवाइन कॉमेडी का विषय प्रतिपादन धार्मिक होते हुए भी उसमें मानववादी तत्व या नवीन चेतना के सूत्र विद्यमान है। अगला जो नाम है विद्यार्थियों, पेट्रार्क, जिसका समय है 1304 से 1374। पेट्रार्क को मानववाद का जनक माना जाता है। पिछले व्याख्यान में इसका हमने विस्तार से एक पूरा व्याख्यान हमने मानववाद पर लिया था। मानववाद का जनक इसलिए माना जाता है क्योंकि उसने पहली बार अपने साहित्यिक चिंतन एवं रचनाओं में पारंपरिक धार्मिक चिंतन के स्थान पर लौकिक विषयों को आधारभूत बनाया, जिनकी केंद्रीय धुरी एक स्वतंत्र कर्मशील मानव था। पेट्रार्क द्वारा इतालवी भाषा में लिखी गई सॉनेट्स टू लौरा एक लौकिक प्रेम की मानवीय अनुभूतियों का एक मार्मिक एवं अनूठा दस्तावेज है। प्रेम का यह सहज मानवीय चित्रण बाद के लेखकों के लिए एक आदर्श बन गया। पेट्रार्क का धर्मनिरपेक्ष चिंतन यूनानी एवं लैटिन में लिखे गए प्राचीन क्लासिक साहित्य के प्रति उसकी गहरी अभिरुचि से जागृत हुआ था। कहा जाता है कि उसने मानववाद को इसी क्लासिकी साहित्य से ढूंढ कर निकाला था। पेट्रार्क ने क्लासिकी साहित्य के पुराने हस्तलिखित ग्रंथों की खोज एवं संग्रह में बहुत समय व्यतीत किया। उसने रोमन इतिहास के प्रमुख व्यक्तियों की जीवनियों पर आधारित एक पुस्तक लिखी, जिसका शीर्षक था लाइव्स ऑफ इलस्ट्रिशियस मेन। इसके अलावा उसने प्राचीन क्लासिकी लेखकों होमर,
लीवी, ओविड, सिसेरो, वरो, वर्गिल एवं सेनेसा। ये नाम विद्यार्थियों आपको स्लाइड पे दिखाई दे रहे हैं के नाम संबोधित अनेक पत्र लिखे जो फैमिलियर लेटर्स के शीर्षक के नाम से प्रकाशित हुए। पेट्रार्क ने क्लासिकी साहित्य के सौंदर्य एवं महत्व को लोगों के समक्ष नए सिरे से उद्घाटित करने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण प्रयास किए। इतिहासकार ल्यूकस के शब्दों में पेट्रार्क मध्यकाल की भावना के प्रति एक विद्रोही स्वर था। वहीं इतिहासकार एगॉन फ्राइडेल लिखते हैं कि वह पूरी तरह से एक आधुनिक व्यक्ति था। इसके बाद अगला जो नाम है वो बोकासियो, जिनका समय 1313 से 1375। बोकासियो पेट्रार्क का मित्र भी था और शिष्य भी था। इसे इतालवी गद्य का जनक माना जाता है। जैसे कि दांते को इतालवी काव्य का जनक माना जाता है, वैसे बोकासियो को गद्य का। बोकासियो की श्रेष्ठतम रचना डिकेमेरोन है, जो कि 100 कहानियों का एक संग्रह है। ये नवीन शैली में लिखी गई प्राचीन शौर्यपूर्ण रोमानी प्रेम कहानियां हैं, जिनके वर्णन में धार्मिक आडंबर, खोखले मध्यकालीन जीवन मूल्य, सामंतों के दंभपूर्ण एवं हास्यास्पद विचार, इन सब पर एक बड़े कटाक्ष और बड़े तीखे व्यंग जो है लेखक के द्वारा किए गए हैं। बोकासियो को पेट्रार्क के बाद क्लासिकी साहित्य का दूसरा पुनरुद्धारक माना जाता है। पेट्रार्क यूनानी भाषा नहीं सीख पाया था, लेकिन बोकासियो ने यूनानी भाषा सीखी एवं इस भाषा के प्राचीन साहित्य की विशेषताओं की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। अगला नाम बहुत ही एक जाना पहचाना नाम, मैकियावेली। पुनर्जागरण युग के राजनीतिक चिंतकों एवं लेखकों में इटली के निकोलो मैकियावेली, जिनका समय 1469 से 1527 विशेष उल्लेखनीय है। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं, द प्रिंस, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, डिस्कोर्सेज, और एक किताब और है, आर्ट ऑफ वार। मैकियावेली पुनर्जागरण युग का पहला लेखक था जिसने स्पष्ट शब्दों में राज्य के धर्मनिरपेक्षीकरण की बात की। विद्यार्थियों, आप इसे अंडरलाइन करें, आप इस बात पर गौर करें कि जो धर्मनिरपेक्ष राज्य की जो अवधारणा है वो मैकियावेली के द्वारा दी जा रही है। उसने अपने ग्रंथों में पोप एवं धर्माधिकारियों की बड़ी तीक्ष्ण आलोचनाएं की। मैकियावेली की पुस्तकों में सर्वाधिक लोकप्रिय है द प्रिंस, जिसे व्यवहारिक राजनीति का एक अनूठा ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ के अनुसार राजनीति में नैतिक आदर्शों एवं साधनों की पवित्रता का महत्व शून्य प्राय है। पुनः ध्यान देने योग्य बात है। राजनीति में नैतिक आदर्श और साधनों की पवित्रता शून्य प्राय है। राजनीतिक सफलता के आधार अवसरवादिता, व्यावहारिक कुशलता एवं मनोवैज्ञानिक चातुर्य है। इसीलिए विद्यार्थियों,
मैकियावेली को आधुनिक काल का चाणक्य कहा जाता है। चाणक्य भारत में आज से 2300 साल पहले हुए चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री के रूप में भी उनकी एक पहचान है। कौटिल्य उनका एक और नाम है जो आप फर्स्ट पेपर में पढ़ेंगे। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।